ठीक है, तब हम लोग क्या देख लिए, संविधान सभा देख लिए। तो अब संविधान सभा का कुछ मुख्य कार्य भी तो होगा। तो संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या था, तो कार्य यह था कि संविधान बनाइए। तो संविधान बनाने के लिए क्या बनी, समितियां बनी, कमिटीज बनी, और उन कमिटीज के अध्यक्ष हुए। तो जो कमिटीज के अध्यक्ष हुए, ये क्वेश्चन पूछता है कि किस कमिटी के कौन अध्यक्ष थे, किस समिति के कौन अध्यक्ष थे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रमुख समितियां। देखिए समिति कई सारी थी, जिसमें हमको प्रमुख समितियां पढ़ना है और उनके अध्यक्ष पढ़ने हैं। ठीक, तो क्या पढ़ना है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, की प्रमुख समितियां पढ़ना है हमको। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी, ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी जानिए, जब भी अगर संविधान सभा की प्रमुख समितियों से पूछता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी से पूछता है, यानी प्रारूप समिति से। किससे, प्रारूप समिति से। अब यह प्रारूप समिति देखिए बनी कब, डेट पूछता है। तो ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को। कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को। फिर पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, बाबा साहेब जो थे इसके अध्यक्ष थे। अब ये क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें टोटल कितने मेंबर थे। तो BR अंबेडकर को लेके 7 मेंबर थे। कितने लोग थे, 7 लोग। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि अध्यक्ष को छोड़कर प्रारूप समिति में कितने लोग थे। किसको छोड़कर, अध्यक्ष को छोड़कर, अध्यक्ष को छोड़कर प्रारूप समिति में कितने लोग थे। तो अध्यक्ष को छोड़कर कितने हो गए, 6। क्यों, क्योंकि अंबेडकर साहब को लेके कितने मेंबर थे, 7। तो ये क्वेश्चन हर बार अगर कमिटी से पूछता है तो पहला जो है ड्राफ्टिंग कमिटी से ही पूछेगा। अब देखिए इसके बाद है संघीय। अब ये याद करने का एक ट्रिक बताते हैं कि जहां भी संघीय होगा, ठीक, चाहे वो शक्ति हो, संघीय शक्ति हो या संघीय संविधान हो, क्या हो, संघीय संविधान हो, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। संघीय शक्ति यानी यूनियन पावर और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये आप यूनियन पावर, तो ये बताइए कि संविधान सभा का हम जो है परमानेंट अध्यक्ष किसको बताए थे, राजेंद्र बाबू को बताए थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो ये बताइए कि सदन का संचालन कौन करता है, सदन का अध्यक्ष। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, राजेंद्र प्रसाद। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, स्टीयरिंग कमिटी। अब ये बताइए, स्टीयरिंग से अगर मैं याद कराऊं आपको, गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, ठीक, उसको कौन चलाएगा, ड्राइवर, जो चलाने वाला है। और यहां पे संविधान सभा को कौन चला रहे थे, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद क्या हुए, संचालन समिति के अध्यक्ष। अब बताइए कि जब कोई संचालन करता है तो नियम कानून से करता है ना, रूल्स और प्रोसीजर से करता है। तो रूल्स और प्रोसीजर कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, राजेंद्र प्रसाद। यहीं से निकल के आ गया, क्या आ गया, रूल्स और प्रोसीजर समिति का। इसका मतलब प्रक्रिया संबंधी और विषयक नियम, प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी, ठीक है। प्रक्रिया नियम संबंधी जो है कमेटी, समिति किसके पास रहेगी, राजेंद्र प्रसाद के पास। कोई दिक्कत। अब आपको पता है लाल किले पे 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है, प्रधानमंत्री फहराते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति, ठीक। तो झंडा समिति का अध्यक्ष पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, किसके अध्यक्ष, झंडा समिति। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत, झंडा समिति के रूल्स और प्रोसीजर हो गया, स्टीयरिंग जो संचालन करेगा वो नियमों से चलाएगा।
और जो नियम से चलाएगा उसी को झंडा फहराने का हम अधिकार देंगे 26 जनवरी को। यहां से राजेंद्र प्रसाद की ये तीनों मुख्य कमेटियां आप याद कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए बात ये है कि जब आप इतना याद कर लिए तो प्रांतीय संविधान, जैसे ये देखिए संघीय संविधान है तो प्रांतीय संविधान भी तो होगा भाई, एक प्रांतीय संविधान होगा ना, हाँ प्रांतीय संविधान होगा, प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति किसके पास जाएगी? तो ये बताइए हमारे होम मिनिस्टर पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय समिति किसके पास जाएगी? भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा हाथ किसका था? सरदार पटेल का था। ठीक, तो जब पटेल जी का हाथ था किसको मिला रहे थे एकीकरण में? जब आप किसी देश का एकीकरण करते हैं तो किसको मिलाते हैं? प्रांतों को। तो प्रांतों की जो है संविधान समिति किसके पास? प्रांतीय संविधान समिति किसके पास? सरदार पटेल के पास। किसके पास? सरदार पटेल। तो पटेल जी के पास क्या है? प्रांतीय समिति है। अब हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, संघीय शक्ति, संघीय संविधान हो गया। अब कुछ बचा, ये ही मुख्य समितियां हैं, बस इतना ही आपको याद करना है। एक और समिति है जिसकी सब कमेटीज भी आपको, उप समितियां भी याद करनी पड़ेंगी, वो पटेल जी के पास ही थी, वो मैं यहां मिटा के लिख देता हूं। अब देखिए, तो पटेल जी के पास और कौन सी समिति थी? देखिए, मौलिक अधिकार। कौन सी? मौलिक अधिकार। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, कौन सी? अल्पसंख्यक। ठीक, उसके बाद जनजातीय, जनजातीय समिति भी इन्हीं के पास थी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? अपवर्जित क्षेत्र। ठीक है, अपवर्जित क्षेत्र। अब इसके बारे में एक चीज ये देखिएगा, ये पूछता कैसे है? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति, अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति। कैसी समिति है ये? सलाहकार, एडवाइजरी कमेटी है ये। कैसी कमेटी है? एडवाइजरी। इसको याद रखिएगा हमेशा कि ये कैसी कमेटी है? सलाहकार समिति है। कौन सी समिति है? सलाहकार समिति है। अब इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अब इसमें ये देखिए कि आप इसमें 3-4 चीजें देखेंगे, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय। तो इन चीजों के लिए सब कमेटी बनाई गई। सब कमेटी का क्या मतलब होता है? उप समितियां बनाई गई। और उप समितियां कौन कौन सी बनाई गई? तो उप समितियां बनी, पहले तो मूल अधिकार उप समिति, या यहाँ पे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार भी कहते हैं। ठीक, तो मूल अधिकार की कौन सी उप समिति बनी। ठीक, अब इसके अध्यक्ष कौन होंगे? क्यों भाई? क्योंकि आप काम का डाइवर्जन कर रहे हैं कि काम अच्छी तरीके से हो। तो जब काम अच्छी तरीके से हो तो इसका एक अलग से मौलिक अधिकार के लिए हम जो है अध्यक्ष बनाए उस उप समिति का, और उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। आप नाम सुने होंगे जेबी कृपलानी का, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो और अच्छे से सुनेंगे, जेबी कृपलानी। उसके बाद अब अल्पसंख्यक के लिए आ जाइए, माइनॉरिटीज कमेटी के लिए जाइए, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक उप समिति। अब इसका कौन है? इसके थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। ठीक, तो अब बताइए कोई दिक्कत है? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति, अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछेगा, ये सारा मिला हुआ, तो आप क्या लिखेंगे? सरदार पटेल आंसर में। जब तक उप समिति न पूछे, जब तक सब कमेटीज न पूछे, आपको जेबी कृपलानी और एच.सी. मुखर्जी का नाम नहीं याद लेना। ठीक है, क्वेश्चन में अगर मान लीजिए जैसे ये लिख दे, आपको एक कूट बना दे या आपको 4 ऑप्शन दे दे कि मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल, चाहे वहां ऑप्शन में जेबी कृपलानी भी क्यों ना हो। ठीक, अगर ऐसे पूछे कि मौलिक अधिकार उप समिति के, सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तब आप कहेंगे कि जेबी कृपलानी। सिर्फ अध्यक्ष पूछे और सिर्फ समिति लिखा हो, उप समिति
ना हो, सब कमिटीज ना हो, तो आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे आगे इंटरिम गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि भाई सरकार चलाने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट का बनना जरूरी था ना, इंटरिम गवर्नमेंट का। तो अब इंटरिम गवर्नमेंट में हमको क्या पढ़ना है? तो जिस तरीके से हम यहाँ समिति और उसके अध्यक्ष पढ़े, वहां पढ़ना है हमको अंतरिम गवर्नमेंट में किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया और उसके मंत्री कौन से थे। ठीक, एज इट इज सिंपल, इसमें कोई वो नहीं है। मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, वरना ये टोटल फैक्चुअल पार्ट है। ठीक है, तो अब हम यहां लिख लें इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक, शॉर्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का। इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार। कोई दिक्कत अंतरिम सरकार में? नहीं। तो सबसे पहली बात कि अंतरिम सरकार बनी कब, इसका गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को। कब बनी? 2 सितंबर 1946 को। अब इंटरिम गवर्नमेंट में क्वेश्चन एक ये पूछता है कि इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? उपराष्ट्रपति जिसको कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। कभी कभी हिंदी में भी सीधे लिख देता है, हिंदी में वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, तो वो कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब आज तक क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, लेकिन ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो प्रेसिडेंट कौन होगा? अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन पूछ तो सकता है ना कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे। तो अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष होते थे, जो प्रेसिडेंट होते थे, वो होते थे उस समय के वायसराय। तो अंतरिम सरकार में हम क्या बता रहे थे कि प्रेसिडेंट जो होगा, ये प्रेसिडेंट जो है वो कौन होगा अंतरिम सरकार का? वाइस प्रेसिडेंट तो सबको पता है, हर बार लगभग अल्टरनेट ईयर पे कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछ लेता है कि अंतरिम सरकार का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। लोगों को पता भी है जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रेसिडेंट कौन होगा? तो प्रेसिडेंट उस समय का वायसराय और गवर्नर जनरल। अब देखिए गवर्नर जनरल कहां से, हम आपको बताए थे कि 1947 का जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया तो उसमें इस पद को हटा दिया गया। उसके बाद क्या होते थे भारत में? फिर से गवर्नर जनरल होते थे। माउंटबेटन क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, राजा जी जिनको हम प्यार से बोलते हैं। तो ये समझिए कि उसका प्रेसिडेंट कौन होगा इंतरिम सरकार का? वायसराय और गवर्नर जनरल। इस वजह से हम दोनों लिखे हैं। ठीक, अब आ जाइए इंतरिम सरकार के इस पे। तो जवाहरलाल नेहरू सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट नहीं न थे, इनको कुछ मंत्रालय भी मिला था। इनको मंत्रालय क्या मिलेगा? जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज से पढ़े थे, तो कैम्ब्रिज से पढ़े थे तो उस समय के जितने भी मैक्सिमम राष्ट्राध्यक्ष, मैं ये याद करने के लिए बता रहा हूं, वो कहाँ के पढ़े थे? कैम्ब्रिज के। तो एक होता है ना कि भाई जैसे तुम्हारा सहपाठी है, दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष हो गया, तो ये होगा ना कि अरे यार दोस्ती है, याराना है, चलो मेरे लिए थोड़ा सा ये कर दो। ठीक, तो इस चीज के लिए इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा विदेश मंत्रालय। क्या मिलेगा? विदेश मंत्री मिलेंगे, विदेश मंत्रालय मिलेगा। अब ये बताओ कि विदेश मंत्रालय के साथ साथ राष्ट्रमंडल क्यों मिला? राष्ट्रमंडल में भी तो भाई विदेशी ही देश हैं, तो दे दीजिए इनको, राष्ट्रमंडल भी दे दीजिए। ठीक है, अब याद करने के लिए बता रहा हूं कि इनके दोस्त थे राष्ट्राध्यक्ष। अब आप खोजने मत लग जाइए कि जवाहरलाल नेहरू के कौन कौन से दोस्त राष्ट्राध्यक्ष बने। ठीक, ये सब चीजें नहीं। जवाहरलाल नेहरू जो है विदेश और राष्ट्रमंडल इनको इस वजह से मिला क्योंकि इनको फॉरेन रिलेशन जो है, इनका फॉरेनर से रिलेशन हमेशा से अच्छा रहा है। ठीक, कैम्ब्रिज स्टूडेंट थे। तो अब ये दो चीज, एक तुम्हारा एक्सटर्नल रिलेशन और दूसरा क्या हो गया? कॉमनवेल्थ। अब आ जाइए, इसके बाद सबसे जो मुख्य मंत्रालय होता है वो कौन सा होता है? गृह, होम मिनिस्ट्री। आज भी सरकार में जो है सबसे अगर मिनिस्ट्री मानी जाती है, डिफेंस और होम मिनिस्ट्री जो है कोर कैबिनेट का मेंबर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री जो है भारत के आंतरिक जितने क्या बोलते हैं उसको सामंजस्यता है वो बनाए रखती है। जैसे आपका सीआरपीएफ हुआ, ये आर्म फोर्सेस हुए, इनका अध्यक्ष कौन होता है? ये होम मिनिस्टर होते हैं, उनके अंडर में आती है। उस समय भी यही था। तो गृह मंत्रालय हम किसको देंगे? भारत का एकीकरण अभी हम बताएं कौन किया है? पटेल जी को देंगे। किसको देंगे? पटेल जी को। अब कौन पटेल? अब अगर आप ये नहीं जानते तो पढ़ना छोड़ दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल।
क्योंकि अगर आप अपने क्रांतिकारियों का नाम नहीं जानते हैं और उनको जो है शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सरदार पटेल, ठीक। अब इनको होम मिनिस्ट्री, अब ये बताइए कि किसी भी गृह मंत्रालय को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? आप कोई भी इंस्टीट्यूशन, आप सोच लीजिए छोटा से छोटा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं तो आपको सब चाहिए क्या, कि उस इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, तो उसको कहते हैं सूचना, ठीक। और सूचना का क्या होता है? प्रसारण। तो सूचना एवं प्रसारण, यह मंत्रालय भी किसके पास जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत? ये हो गया। अब इसके बाद आइए कि जब गृह मंत्रालय आप दे दिए तो उसके बाद आप क्या मानते हैं? अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं शिक्षा है ना, तो शिक्षा का मंत्रालय किसके पास गया? तो शिक्षा उस समय ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि सबसे शिक्षित आदमियों में से 2-3 लोग जो थे वो प्रमुख शिक्षित थे, और शिक्षा के मामले में सबसे अनुभवी आदमी जो थे वो थे सी गोपालाचारी। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जो थे वो सबसे अनुभवी थे शिक्षा के मामले में, तो इनको क्या मिला? शिक्षा मिला, ठीक है। अब आ जाइए लियाकत अली मुस्लिम लीग के मेंबर थे, जो 5 मेंबरों को अंतरिम सरकार में जोड़ा गया, तो उसमें से लियाकत अली एक थे और इनको दिया गया था वित्त। क्यों? क्योंकि उन लोगों को डर था कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय दे दीजिए, तो जान रहे हैं बिना पैसे के तो सब कुछ होता ही नहीं है, तो इनको क्या दे दिया गया? वित्त। कहा गया सर आप वित्त संभालिए, आप क्या संभालिए? फाइनेंस संभालिए, ठीक है। अब देखिए बात यह है कि इसके अलावा क्या मिला, तो आप नाम सुने होंगे, जब बता दिया हम गृह, तो इसके बाद ये भी तो चाहिए, डिफेंस, रक्षा सबसे जरूरी। तो डिफेंस कौन करेगा बताइए? जिसके पास बल होगा, जो बलशाली होगा वही तो डिफेंस करेगा, और ऊपर से सरदार हो तो क्या पूछना। तो इसका डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। इनके नाम में ही बल है, बल के देवता हैं ये बलदेव सिंह, ठीक। तो अब बताइए कोई दिक्कत इनको याद करने में? और ये बताइए श्रमिकों के लिए सबसे ज्यादा जो है लड़ी, जब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी ही तो ये मंत्रालय अपना रहे हैं, तो श्रमिकों के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा जगजीवन राम का। तो उनको कौन सा मंत्रालय देंगे हम? श्रम मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय देंगे? श्रम, यानी लेबर मिनिस्टर। अब लेबर मिनिस्टर कौन बनेंगे? जगजीवन राम। देखिए कहानी की तरह आप अगर याद करेंगे कि इनको ये इस तरीके से कहानी बनाएंगे, एक स्टोरी फॉर्म करेंगे, तो चीजें याद होंगी। वरना आप सिर्फ ऐसे याद करेंगे रट्टू तोता की तरह, शिक्षा राजगोपालाचारी, इसके बाद लियाकत अली वित्त, सूचना प्रसारण पटेल, गृह पटेल, उसके बाद रक्षा सरदार बलदेव सिंह, श्रम जगजीवन राम, तो नहीं याद कर पाएंगे। आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि नहीं, हमको किस चीज से याद करना है, ये बहुत जरूरी है कि हमको क्या पता होना चाहिए, इसके पीछे क्या कहानी होनी चाहिए। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा है, वो है डॉक्टर होमी भाभा। भाभा का नाम सुने होंगे, CH भाभा। भाभा इंस्टीट्यूट भी है, ठीक। भाभा जाने जाते थे, भाभा थे क्या? न्यूक्लियर साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट थे? न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, परमाणु वैज्ञानिक थे। और परमाणु के लिए क्या चाहिए होता है? यूरेनियम। और यूरेनियम कहां से मिलेगा? खान से। और खान का क्या करना होता है? खनन होता है ना। तो आप इनको कौन सा मिनिस्ट्री देंगे? माइंस देंगे, यानी खनन मंत्रालय बनाएंगे, देंगे इनको। उसके बाद क्या देंगे? वर्क, ठीक। कार्य मंत्री भी यही थे। भाई खनन करना एक मुश्किल कार्य है, ठीक। तो खनन कार्य, और क्या होता है ये बताइए? खनन कार्य के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि भाभा को ये बताइए कि आप न्यूक्लियर से क्या पाते हैं? भाई आप कहते हैं ना कि हमारा देश न्यूक्लियर पावर बनेगा, क्या पाते हैं? शक्ति पाते हैं। भाई हम न्यूक्लियर क्यों चाह रहे हैं? शक्ति के लिए तो, पावर के लिए ही तो। अब वो देखिए 2 तरीके की शक्ति है, परमाणु ऊर्जा भी होती है
परमाणु बम भी होता है। तो हमको क्या चाहिए, ऊर्जा के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए। भारत गांधी का देश है, ठीक। तो यहां पे क्या हो गया, शक्ति से पावर। तो अगर मैं कहूं पावर माइन एंड वर्क मंत्रालय किसके पास जाएगा, जहांगीर होमी भाभा, ठीक, सीएच भाभा के पास। तो यहीं पे हमारा जो है अंतरिम सरकार के मुख्य मंत्रालय और मुख्यमंत्री खत्म होते हैं। ये देखिए मुख्य है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता नहीं है। तो आप इसको रिवीजन करिएगा अभी क्विक रिवीजन वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।